हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बेटा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिज़िकल वर्ड, जो कि आपकी एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, और इसमें चूँकि कुछ टॉपिक्स जो है ड्यू टू द कोविड-19 सीबीएसई ने कुछ टॉपिक्स जो है डिलीट किए हैं। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले उन टॉपिक्स को देख लेते हैं, कौन कौन से टॉपिक डिलीटेड हैं। फ़िलहाल उनको पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अदरवाइज दे आर यूज्ड इन फर्दर चैप्टर्स। सो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि देखिए आपके एनसीईआरटी में जो टॉपिक्स हैं ये मेनली ये टॉपिक्स हैं। ठीक है, जैसे व्हाट इज फिजिक्स, स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ द फिजिक्स, फिजिक्स टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, नेचर ऑफ द फिजिकल लॉज। ये टॉपिक्स आपके एनसीईआरटी में हैं, जो कि पहले आपके सिलेबस में था, बट अभी जो है ड्यू टू द कोविड-19 सीबीएसई ने कुछ टॉपिक्स जो है डिलीट किए हैं। जिसमें से जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम देख लें तो इसमें आपका एक टॉपिक ये है जो कि आपका डिलीट हो गया है, स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ द फिजिक्स। इसके बाद से दूसरा टॉपिक जो आपका डिलीटेड है वो है फिजिक्स टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, यानी कि जो दूसरा टॉपिक आपका है फिजिक्स टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, आपको पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और जो तीसरा टॉपिक है वो है नेचर ऑफ द फिजिकल लॉज। ठीक है, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो आपके पास कितने टॉपिक बचे, सिर्फ 2 टॉपिक बचे इस चैप्टर में, यानी कि जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर में ये 2 टॉपिक्स हैं। कौन कौन से, व्हाट इज फिजिक्स, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, 2 चीजें इसमें आपको पढ़नी रहेंगी। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये पहले जो डिलीटेड पार्ट है पहले इनको तो हम रिमूव ही कर दें। दिस इज नॉट इन योर सिलेबस राइट नाउ। ठीक है, तो यानी कि आपको क्या क्या पढ़ना है, व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या चीज है। और जो दूसरा टॉपिक आपका पढ़ना है फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। ये 2 टॉपिक्स आपको बेसिकली पढ़ने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज फिजिक्स। लेकिन फिजिक्स जानने से पहले हम देखें कि फिजिक्स जो है एक ब्रांच है किसकी, साइंस की, जिसमें हम जो है बहुत सारी चीज़ों को स्टडी करते हैं, फिजिकल फिनोमिनास को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि साइंस क्या है, व्हाट इज साइंस। ठीक है, तो साइंस की अगर हम बात करेंगे तो साइंस इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज। साइंस क्या होता है, सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज अबाउट द सराउंडिंग थ्रू द ऑब्जर्वेशन। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स, वेरिफिकेशंस, यानी आपके सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हैं उनको एक्सपेरिमेंट करके, ऑब्जर्व करके जो भी नॉलेज आप एक्वायर करते हो उसको हम क्या बोलते हैं, और उस नॉलेज को अगर हम सिस्टमेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं साइंस। जैसे कि आप सिंपली आपके सराउंडिंग में क्या है, आपको दिख रहा है ये बोर्ड है, ये बुक है, ठीक है, अब ये मार्कर है, ठीक है। लेकिन अगर इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन कि ये मार्कर है तो क्यों है, ये मार्कर है तो कैसे है, ठीक है, इस मार्कर की क्या खासियत है, इसमें इंक है तो वो इंक कैसे यहाँ पे इससे यहाँ तक आता है, टिप तक कैसे आता है, इसके अंदर इंक रिफिलिंग कैसे हुई है, ठीक है, किस तरह से जो है हम यहाँ पे टिप का यूज़ करके कैसे हम इसको बोर्ड पे लिख पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो नॉलेज आप एक्वायर करते हो, अगर इनको एक प्रॉपर ऑर्डर में, सिस्टमेटिक ऑर्डर में रिप्रेजेंट किया जाए तो इसको हम बोलेंगे कि दिस इज़ अ साइंस। ठीक है, अब जो भी चीज़ें हैं, देखो क्या होता है कि साइंटिफिक मेथड्स, कौन कौन से ऐसे स्टेप्स होते हैं जिनको हम साइंटिफिक मेथड्स में इन्वॉल्व करते हैं। तो जो इंटरकनेक्टेड स्टेप्स हैं साइंटिफिक मेथड के, वो है आपका सिस्टमैटिक, यानी कि सबसे पहले हमने साइंस की देखी, साइंस की डेफिनेशन। नेक्स्ट आपका जो क्या है कि सिस्टमैटिक, यानी कि जो इसमें स्टेप्स हैं ये कह सकते हो साइंटिफिक मेथड्स। साइंटिफिक मेथड्स में आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक। सेकेंड स्टेप आपका क्या है, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, कंट्रोल्ड
कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, इसके बाद से अगर हम नेक्स्ट स्टेप की बात करें, दिस इज अ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, रीजनिंग, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग। इसके बाद से नेक्स्ट है आपका मैथमेटिकल मॉडलिंग। नेक्स्ट क्या है? मैथमेटिकल मॉडलिंग, मैथमेटिकल मॉडलिंग। इसके बाद से नेक्स्ट आपका जो स्टेप है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रिडिक्शन, वेरिफिकेशन एंड फॉल्सिफिकेशन ऑफ द थियरीज। क्या है? प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन। इसके बाद से हम कोई चीज प्रिडिक्ट कर लिए, फिर उसको वेरीफाई करेंगे, दैट इज वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन। ठीक है, अब वेरीफाई करने के बाद सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वो फॉल्स है या राइट है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं फॉल्सिफिकेशन, फॉल्सिफिकेशन। कोई थियरी है जो पहले से डेवलप्ड हो चुकी है, वो अगर फॉल्स है यानी कि उसमें कुछ ड्रॉबैक्स हैं, तो वो चीज़ हम जो बताते हैं उसको हम बोलते हैं फॉल्सिफिकेशन ऑफ द थियरीज, ऑफ द थियरीज। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम साइंटिफिक मेथड में देखें तो ये स्टेप्स आपके इंटरकनेक्टेड स्टेप्स जो हैं वो ये हैं, कुछ स्टेप्स हैं जो होने चाहिए कि कोई भी चीज़ अगर हम साइंटिफिक मेथड से उसको रिसर्च कर रहे हैं तो ये सारे स्टेप्स उसमें इन्वॉल्व होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि सिस्टमेटिक, यानी कि प्रॉपर सिस्टमेटिक ऑर्डर में होना चाहिए कोई भी चीज़। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करना चाहिए। ठीक है, अब वो ऑब्जर्वेशन हो सकता है इंस्ट्रूमेंटल ऑब्जर्वेशन हो या फिर जो है किसी और फॉर्म में। नेक्स्ट है आपका मैथमेटिकल मॉडलिंग। मैथमेटिकल मॉडलिंग मतलब कि कोई भी चीज़ है उसका मैथमेटिकल मॉडल क्रिएट कर सको। ठीक है, मैथमेटिकल मॉडल क्रिएट कर सकें आप। ठीक है, ताकि उसको जो है प्रॉपर 3D ऑर्डर में यानी उसको रिप्रेजेंट किया जा सके। ठीक है, आप किसी के सामने उसको प्रोजेक्ट करते हो, किसी के सामने आप उसको रिप्रेजेंट कर सको। नेक्स्ट आपका है कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स, यानी कि आपका जो एक्सपेरिमेंट्स होना चाहिए कंट्रोल्ड होना चाहिए, आपके अंडर में होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो वो एक्सपेरिमेंट ऑटोमेटिक होता चला जा रहा है, आपको पता ही नहीं है क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट आपका है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ठीक है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग मतलब कि जो आपके पास कंटेंट है उस कंटेंट की कुछ क्वालिटी होनी चाहिए। जो भी चीज़ें आपने रिसर्च से निकाली वो क्या होना चाहिए? क्वालिटी वाइज मतलब बेस्ट होनी चाहिए, और क्वांटिटी कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए, मतलब इंफॉर्मेशन ज़्यादा होना चाहिए। जो भी लॉजिक्स हैं वो ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लॉजिक होना चाहिए, और मतलब कि उसमें कुछ पॉइंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब जो है उसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा हो। ठीक है, तो जो भी आपका रीजनिंग है, जो भी लॉजिक्स हैं किसी भी चीज़ को कुछ भी डिस्क्राइब करने के लिए, तो उसका क्या होना चाहिए? प्रॉपर लॉजिक होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका है प्रिडिक्शन, वेरिफिकेशन एंड फॉल्सिफिकेशन। प्रिडिक्शन, वेरिफिकेशन एंड फॉल्सिफिकेशन। ठीक है, प्रिडिक्शन मतलब कि कोई भी चीज़ का प्रिडिक्शन करते हो कि ये हुआ तो क्या होगा। नेक्स्ट आपका है वेरिफिकेशन, उसके बाद से ऐसा हुआ तो क्या हुआ, आप वेरीफाई करते हो। कोई भी चीज़ अगर आप मान लो ये मार्कर है, आपने प्रिडिक्ट किया नहीं ये मार्कर नहीं है, ये तो गन है। ठीक है, ये गन है, इसका मतलब कि आपने प्रिडिक्शन कर लिया ये गन है। ठीक, अब उसको ऐसे वेरीफाई करोगे ये गन है कि मार्कर है। क्लियर? तो अब आपके पास क्या है, आपने वेरीफाई किया, वेरीफाई करने के बाद से क्या है, ये फॉल्सिफिकेशन चेक करोगे कि जो आपका प्रेडिक्शन है वो सही है कि नहीं है। लेकिन बाद में आपको क्या पता चला, अरे भैया ये गन नहीं, ये तो मार्कर है। ठीक, तो आपने वेरीफाई किया, फॉल्सिफिकेशन चेक किया कि फॉल्स तो नहीं है। इसके बाद से जो भी आपकी थ्योरीज हैं यही चीज़ें आप हमें करनी रहती हैं। ठीक, इसके बाद से अगर हम फिजिक्स की बात करेंगे तो फिजिक्स क्या है? फंडामेंटल साइंस है, कंसर्न विद द अंडरस्टैंडिंग द सराउंडिंग, यानी कि जो भी नेचुरल फिनोमिनास होते हैं जो हमारे सराउंडिंग में अकर होते हैं उससे रिलेटेड होता है। तो व्हाट इज फिजिक्स? नेक्स्ट आपका टर्म है व्हाट इज फिजिक्स। देखो यहाँ पे थोड़ी सी बैकग्राउंड इसका देना ज़रूरी था, साइंस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए।
ठीक है, यू आर नाउ इन क्लास 11th, आप क्लास 11th में हो तो एटलीस्ट आपको इतनी पता होना चाहिए कि फिजिक्स क्या है या साइंस क्या है। यानी कि आपके पास सब्जेक्ट के बारे में अगर आपसे पूछे भाई बेटा आप सब्जेक्ट कौन सा पढ़ रहे हो, तो आप कहोगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ठीक है, या साइंस साइट है, तो आपको मालूम होने से नहीं साइंस क्या होती है, फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है, बायो क्या है, व्हाटएवर, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें फिजिक्स, तो फिजिक्स क्या होती है बेटा, फिजिक्स जो होता है, फिजिक्स इज अ फंडामेंटल कंसर्न, फंडामेंटल मतलब बेसिक कंसर्न होता है, या इसको हम कह सकते हैं बेसिक साइंस है, ठीक है। फिजिक्स इज अ बेसिक साइंस जो कि कंसर्न होता है किससे, नेचुरल फिनोमेना, जो भी हमारे सराउंडिंग में नेचुरल फिनोमेना, जैसे कि नेचुरल फिनोमेना में क्या हो सकता है, जैसे एयर है, एयर फ्लो हो रही है, ब्लो हो रही है, मूव कर रही है, ठीक है, ये नेचुरल फिनोमेना है, आप थोड़ी ना फ्लो करा रहे हो एयर को, ठीक है। इसी तरह से बारिश हो रही है, ठीक है, किस स्पीड से हो रही है, क्या स्पीड है, नीचे ही क्यों गिर रही है, ठीक है। मान लो कि ये मार्कर है, हमने इसको छोड़ दिया, नीचे ही क्यों गिरा, अगर हमने इसको छोड़ दिया, इसको ऊपर चले जाना चाहिए, नीचे क्यों आया, तो ये सब चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, नेचुरली आकर होने वाली फिनोमिना हैं, ठीक है। यानी कि आपकी जो भी चीज़ें हैं वो क्या है, नेचर में है, यानी इसका नेचर है, क्यों नेचर है नीचे ही गिरना, ताकि आपकी ग्रेविटी कुछ काम कर रही है, उस ग्रेविटी का नेचर है कि उसको नीचे खींचना, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि जो हमारे सराउंडिंग में या यूनिवर्स में जो भी नेचुरल फिनोमेनास अकर करते हैं उनके बारे में जो बेसिक नॉलेज होता है, यानी कि कह सकते हो कि फंडामेंटल जो साइंस है वो आपका फिजिक्स है, ठीक है। अगर हम ब्रांचेस की बात करें कि तो फिजिक्स की बहुत सारी ब्रांचेज हैं, जैसे कि आपके साइंस की ब्रांचेज हमने खोला कि साइंस की ब्रांचेज कौन कौन सी हैं भैया, तो देखो मेन ब्रांचेज हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। लेकिन उसी तरह से अगर हम फिजिक्स की बात करेंगे तो फिजिक्स में भी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, बट उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा, ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स, ब्रांच, फिजिक्स की ब्रांच की बात करेंगे तो सबसे पहले कौन कौन सी, क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है। अब क्लासिकल फिजिक्स किनको कहते हैं, इसमें कौन कौन से ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम क्लासिकल फिजिक्स में पढ़ते हैं, तो सबसे पहले आपका आता है क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है, फर्स्ट टर्म आपका आता है क्लासिकल मैकेनिक्स। इसके बाद से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, नेक्स्ट आपका टर्म आता है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बाद, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बाद थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिकल मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिकल मैकेनिक्स, ठीक है, थर्मोडायनेमिक एंड स्टैटिकल मैकेनिक्स। इसके बाद से नेक्स्ट आता है आपका ऑप्टिक्स एंड जियोफिजिक्स, नेक्स्ट आपका क्या है, ऑप्टिक्स एंड जियोफिजिक्स, ठीक है। क्या क्या है, क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स, उसके बाद से क्लासिकल मैकेनिक्स, यानी कि जो चीज़ आप मैकेनिक्स में पढ़ते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक बिहेवियर किसी भी चीज़ का, थर्मोडायनेमिक्स या स्टैटिक मैकेनिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या है कि जैसे कि थर्मो मतलब कि हीट, हीट के ट्रांसफॉर्मेशन के बीच में, यानी हीट का जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसके बारे में जो भी चीज़ें हम लोग स्टडी करते हैं वही है, ठीक। इसके बाद से क्या है आपका ऑप्टिक्स, ठीक है, ऑप्टिक्स लाइट के बारे में, यानी कि लाइट का जो भी इंट्रोडक्शन हम देखते हैं तो वो ऑप्टिक्स में आता है। जियो फिजिक्स, जियो मतलब होता है क्या, अर्थ, जियोलॉजिकल, ठीक है। तो यानी कि अर्थ की जो भी स्टडी करते हैं उसको हम जियो फिजिक्स के अंडर करते हैं। इसके बाद से आपका नेक्स्ट आता है मॉडर्न फिजिक्स, नेक्स्ट इसका जो पार्ट है वो क्या है, नेक्स्ट ब्रांच है वो मॉडर्न फिजिक्स का है। कौन सा फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स की अगर हम बात करेंगे तो मॉडर्न फिजिक्स में क्या क्या आता है, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, फर्स्ट वन इज एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, ये तो सबको पता ही होगा भाई, एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स क्या होता है। इसके बाद से आता है आपका क्वांटम फिजिक्स, नेक्स्ट वन इज क्वांटम फिजिक्स,
ठीक है। इसके बाद से आपका आता है रिलेटिविस्टिक फिजिक्स, रिलेटिविस्टिक फिजिक्स। नेक्स्ट आपका क्या है, रिलेटिविस्टिक फिजिक्स। इसके बाद से आपका आता है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। नेक्स्ट वन इज अ सॉलिड स्टेट फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स। ठीक है, तो बेसिकली हम मॉडर्न फिजिक्स में जो भी चीज़ें स्टडी करते हैं वो क्या क्या करते हैं, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। एटॉमिक यानी कि किसी भी मटेरियल का, यानी कि उसके एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक बिहेवियर के बारे में जो भी चीज़ें हम स्टडी करते हैं, ठीक है, उसके न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं, ठीक है, यानी कि उसके तो वो आपका जो है एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स में आता है। फिर उसके बाद से क्वांटम फिजिक्स, ठीक, रिलेटिविस्टिक फिजिक्स यानी कि रिलेशंस वगैरह जो होती हैं। नेक्स्ट आपका है सॉलिड स्टेट फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स सॉलिड स्टेट में कोई भी मटेरियल अगर सॉलिड स्टेट मटेरियल है तो उसका बिहेवियर इलास्टिक बिहेवियर है या कि नहीं है, या जो भी उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी चीज़ें हम लोग इसके अंदर स्टडी करेंगे। यही सब चीज़ें हम जो है आगे चल करके आगे के चैप्टर्स में कवर करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो ये तो हो गए आपके ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका है स्कोप एंड एक्साइटमेंट, जो कि आपके सिलेबस में डिलीटेड है। तो अब आपको आई थिंक फिजिक्स का नॉलेज हो गया होगा, फिजिक्स क्या चीज़ है। फिर उसके बाद से हम बात करते हैं फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर। नेचर में कौन कौन से फंडामेंटल फोर्सेज अवेलेबल हैं, चलो देखते हैं। देखो बेसिकली अगर नेचर में फंडामेंटल फोर्सेज की बात करें तो 4 फंडामेंटल फोर्सेज हैं। कौन कौन से? फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, बेसिक, जिनके बिना काम नहीं चल सकता। क्या हो सकता है? जिनके बिना काम नहीं चल सकता, दैट आर द नोन एज फंडामेंटल फोर्सेस। ठीक है, या फिर बेसिक फोर्सेस। कौन कौन से हैं फंडामेंटल फोर्सेस नेचर में जो आपके अवेलेबल हैं? कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट आपका जो टर्म आता है यानी फंडामेंटल फोर्स है वो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और इसके बाद से जो थर्ड फंडामेंटल फोर्स है वो आपका है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। व्हाट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। यानी कि इसके बाद से जो लास्ट यानी कि फोर्थ एंड लास्ट फंडामेंटल फोर्स है वो है वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो ये 4 फंडामेंटल फोर्सेस आपके नेचर में अवेलेबल हैं। अब इसमें अगर हम बात करेंगे तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा होता है? ठीक है, अगर हम इनके एक एक करके डिस्कस करें, सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? दो बॉडीज यानी कि दो मैसी बॉडीज हैं उनके बीच में जो म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्स होता है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, इसके बाद से दूसरा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करेंगे। तो दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। यानी कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स काम करता है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का मतलब क्या है कि इनकी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर जो बाइंड करके रखता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है भाई? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जो बाइंड करके रखता है फोर्स, वो हमारा जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहलाता है। इसके बाद से हम अगर वीक न्यूक्लियर फोर्स की बात करेंगे तो वीक न्यूक्लियर फोर्स आपका जो है कुछ न्यूक्लियस प्रोसेस में ही ये दिखाई देता है। यानी कि जैसे कि बीटा डीके वगैरह हो गया, किसी भी न्यूक्लियस का बीटा डीके वगैरह होता है तो उस केस में ये दिखाई देता है। आई बात समझ में? तो बेसिकली ये चीज़ें हमें जाननी सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी। क्लियर? इनका अगर हम रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करेंगे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के रिस्पेक्ट में अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ देखें तो ये आता है क्या आपका 1। भाई जाहिर सी, सॉरी,
आपका जैसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बात करें, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के रिस्पेक्ट में रिलेटिव स्ट्रेंथ आता है क्या 1, ठीक है, यानी कि ये बेसिकली क्या है शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर फोर्स होता है। नेक्स्ट अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के रिस्पेक्ट में आता है 10⁻², यानी इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ आता है वो 10⁻²। इसी तरह से अगर हम वीक न्यूक्लियर फोर्स की बात करेंगे तो वीक न्यूक्लियर फोर्स जो होता है आपका 10⁻13। इसी तरह से अगर मान लो कि ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर हम बात करेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के रिस्पेक्ट में इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ आता है 10⁻39। आई बात समझ में, ठीक है। तो अगर पूछा जाए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है, स्ट्रॉन्गेस्ट फंडामेंटल फोर्स, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फंडामेंटल फोर्स आपका है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। वीकेस्ट फंडामेंटल फोर्स की अगर हम बात करें तो वीक न्यूक्लियर फोर्स आपका है, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आप जो है माइंड में रख सकते हो। बेसिकली इससे बाहर से आपके क्वेश्चंस आने नहीं है एग्जाम में, क्योंकि यही सारे टॉपिक्स जो है आपके सीबीएसई बोर्ड में अभी की सेशन में, ये सेशन में इंक्लूडेड हैं, ठीक है। तो इससे ज़्यादा और कुछ पढ़ने की कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। ओके, तो आज की रिवीजन क्लास में फ़िलहाल इतना ही। ये चैप्टर आपका कवर हो गया है, कंप्लीट हो गया है। बाकी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट रिवीजन क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे नया चैप्टर, दैट इज़ यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ठीक है। तो अपने ईजी के लिए आप बेटर है तो आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको जो आगे के वीडियोज़ हैं वो ईजिली आपको मिलता रहेगा, ठीक है। थैंक यू।